ऊर्जा। हमारी पूरी दुनिया इसी पर तो चल रही है। घर की बत्ती जलने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलने तक, ये सब कैसे हो रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि दुनिया को पावर कैसे मिलती है, पुरानी तकनीकें क्या हैं और वो कौन सी नई अविश्वसनीय तकनीकें हैं जो हमारे भविष्य को पूरी तरह बदलने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए जल्दी से इस पूरे विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं। सबसे पहले ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, फिर जीवाश्म ईंधन के नुकसान, उसके बाद प्रकृति की असीमित शक्ति, पृथ्वी और समुद्र की ऊर्जा और अंत में कचरे से भविष्य का ईंधन। भाग 1। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी वो तरीके जिन पर हम पीढ़ियों से निर्भर हैं। अगर हम ऊर्जा के विकास को देखें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्राचीन काल में शुरुआत हुई थी सिर्फ लकड़ी जलाने से, फिर लाखों सालों का समय लगा और जमीन के नीचे दबे पेड़ पौधे और जानवर धीरे धीरे रासायनिक बदलावों के कारण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल में बदल गए। और फिर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय, जब हमने यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणुओं को तोड़कर शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा हासिल करना सीख लिया। एकदम से एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन जरा लकड़ी के बारे में सोचिए। इसका इस्तेमाल तो सदियों से हो रहा है और आज भी कई गांवों में ये ऊर्जा का मुख्य साधन है। खैर, सच्चाई ये है कि इसका लगातार जलना हमारे वातावरण को आज भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक ऐसी पुरानी आदत है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ हमारे पास है जल विद्युत या हाइडल पावर। ये प्रकृति की ताकत का क्या बेहतरीन इस्तेमाल है। नदियों पर विशाल बांध बनाए जाते हैं, पानी को बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और बस पानी की वो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी सीधे बिजली में बदल जाती है ना कमाल का गुरुत्वाकर्षण का उपयोग। भाग 2। जीवाश्म ईंधन के नुकसान। ये वो हिस्सा है जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। तो बात ये है कि इन ईंधनों की हम एक बहुत ही भारी कीमत चुका रहे हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो सीधा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। और इतना ही नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जहरीले रसायन हमारी हवा में घुल रहे हैं। नतीजा, टीबी, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां। मतलब ये सिर्फ प्रदूषण नहीं है, ये एक सीधा स्वास्थ्य संकट है। भाग 3। प्रकृति की असीमित शक्ति। चलिए अब उन समाधानों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। सौर ऊर्जा। अब इसके दो बड़े ही दिलचस्प और अलग-अलग रास्ते हैं। पहला है सोलर थर्मल रूट, जहां सूरज की सीधी गर्मी का इस्तेमाल पानी गर्म करने या खाना पकाने के लिए होता है, जैसे सोलर कुकर। और दूसरा है सोलर फोटोवोल्टाइक रूट। यहाँ सेमीकंडक्टर्स सच में किसी जादू की तरह काम करते हैं। वे सूरज की रोशनी को सोखते हैं और बिना किसी आवाज या धुएं के उसे सीधे बिजली में बदल देते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सोलर पैनल्स की। और हवा की ताकत को कैसे भूल सकते हैं? पवन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है। जब हवा चलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को विंड मिल्स या पवन चक्कियों के जरिए पकड़ लिया जाता है। इतिहास में इसका इस्तेमाल नाव चलाने या अनाज पीसने के लिए होता था, लेकिन आज इन्हीं पवन चक्कियों के विशाल मॉडल्स हमारे घरों के लिए भारी मात्रा में बिजली बना रहे हैं। भाग 4। पृथ्वी और समुद्र की ऊर्जा। चलिए अब आसमान से नजर हटाकर थोड़ा गहराई में चलते हैं। ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल एनर्जी, इसके पीछे का विज्ञान सच में दिमाग चकरा देने वाला है। क्या कभी सोचा था कि हम बिजली बनाने के लिए सचमुच चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करेंगे? इसी खिंचाव की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, पानी ऊपर नीचे होता है और उसी बहाव से विशाल टरबाइन घूमने लगते हैं। सच में अंतरिक्ष की शक्तियों से हमारी धरती जगमगा रही है। एक और बड़ा ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखिए, 13 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम जमीन के नीचे खुदाई करते हैं, हर 100 मीटर की गहराई पर तापमान 13 डिग्री बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गहराइयों में मैग्मा यानी गर्म पिघली हुई चट्टानें मौजूद हैं। और यहीं से जन्म होता है भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी का। जब हम पृथ्वी में करीब 3 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो तापमान 100 डिग्री सेल्सियस को छू लेता है।
ये भयानक गर्मी जमीन के अंदर के पानी को उबाल देती है और फिर जब ये उबलता हुआ पानी गीजर या गर्म झरनों के रूप में जमीन फाड़कर बाहर आता है तो इस भाप और दबाव का इस्तेमाल टरबाइन घुमाने और बिजली बनाने में किया जाता है। ये धरती का अपना खुद का प्राकृतिक बॉयलर है। मीथेन हाइड्रेट, इसे अक्सर जलने वाली बर्फ या बर्निंग आइस कहा जाता है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट और 500 मीटर गहरे समुद्रों में सच में पाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामान्य तापमान और दबाव में आते ही इससे मीथेन गैस निकलने लगती है। हालांकि अभी इसका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले दशक में ये ऊर्जा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। भाग 5, कचरे से भविष्य का ईंधन, यानी जो कभी समस्या थी वो अब समाधान है। बायोमास ऊर्जा हमें सिखाती है कि असल में कुछ भी बेकार नहीं होता। इसमें जानवरों और पेड़ पौधों के सूखे कचरे का इस्तेमाल होता है, चाहे वो गाय का गोबर हो, सूखे पत्ते हों, लकड़ी का बुरादा हो या फिर शहरों से निकलने वाला नगर निगम का कचरा। ये सब अब ऊर्जा का एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत बन चुका है। बायोगैस बनाने की ये प्रक्रिया भी काफी हद तक एक व्यवस्थित सिस्टम की तरह है। सबसे पहले पशुओं के कचरे और पानी को मिलाया जाता है, फिर बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में खास मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया इस मिश्रण को तोड़ते हैं। नतीजा मीथेन और CO2 गैस पैदा होती है और इस बायोगैस को बिल्कुल LPG या CNG की तरह ही खाना पकाने और ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सूक्ष्मजीवों का क्या बेहतरीन काम है। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये दिखाती है कि कचरे को ऊर्जा में बदलने के कितने सारे तरीके हैं, जैसे कोल बेड मीथेन, जो कभी कोयले की खदानों में मिलने वाली एक खतरनाक गैस मानी जाती थी, अब एक मूल्यवान ईंधन है। इसके अलावा ठोस कचरे को जलाकर हम प्रदूषण फैलाए बिना बिजली और ऊष्मा बना रहे हैं, और जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स जो जैविक कचरे से बनते हैं, वो आज खाना पकाने से लेकर हीटिंग तक सब कर रहे हैं। तो हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही बड़े सवाल पर आकर रुकता है। हमारी ऊर्जा के विकास में अगले दशक में कौन सा भविष्य का ईंधन हावी होने वाला है? क्या वो गहरे समुद्र की जलने वाली बर्फ होगी या फिर हमारे ही कचरे से बना स्वच्छ जैव ईंधन? प्रदूषण वाले अतीत से निकलकर एक एकदम स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ने के लिए चुनाव और नवाचार हमारे सामने हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के